तो आप इतने टाइम से दिल्ली रह रहे हैं, तो आज की तारीख में दिल्ली में मेजर प्रॉब्लम्स आप क्या देखते हैं? डेवलपमेंट और उसके तरफ से बात करें तो आई थिंक दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बहुत गड़बड़ा है। तभी आप देखते हैं कि पानी जो इतना भर जाता है। आई फील हमारे सीवर सिस्टम बहुत ख़राब हो चुके हैं दिल्ली के। दैट डोज नीड टू बी फिक्स। दिल्ली में मुझे एक प्रॉब्लम जो लगती है, पर्पस ऑफ लाइफ की बात करें कि बहुत लोग बहुत समय तक ये जान नहीं पाते हैं कि उनके जीवन का मकसद क्या है। बीइंग अ वुमेन सब कुछ बैलेंस करके लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, फैमिली भी है और प्रोफेशनल लाइफ भी है। तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके और वुमेन को जो इंडिया में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम वुमेन की नहीं है, प्रॉब्लम मेन की है। वुमेन को तो झेलना पड़ रहा है। प्रॉब्लम वुमेन की कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे कि वुमेन लेस एजुकेटेड हैं, आप कहेंगे कि वुमेन लेस इंटेलिजेंट है, आप क्या कहेंगे कि वुमेन लेस फिजिकली स्ट्रांग। ये सब चीज़ें गलत हो चुकी हैं। लाइक मुझे ये स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी को क्यों बचाना है? आप इससे अच्छा स्लोगन बनाइए, बेटों को समझाओ। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था टू रिमूव ऑल दी स्टे डॉग्स, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप पूरी वर्ल्ड एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम के साथ डील कर रही है जो कि है कोविड। एंड मुझे लगा था ये प्रॉब्लम ने पूरी मतलब इट्स हिट द होल वर्ल्ड। इट्स नॉट जस्ट आवर प्रॉब्लम बट देयर प्रॉब्लम। आपको पता नहीं है ये क्या बीमारी है, आपको कुछ नहीं पता इसकी क्या सोल्यूशन। देयर इज नो वैक्सीन। आप एक लॉकडाउन में हो और आप फोकस कर रहे हो कि एक झूठी खबर पे कि ये लोग जो जमाती हैं वो कोविड थूक के फैला रहे हैं। आई थॉट दैट वाज द लोएस्ट टाइप ऑफ जर्नलिज्म दैट ऐसी कोई चीज़ है जो एक प्रॉब्लम जो आपको लगती है कि इंडिया में है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व होनी ही चाहिए और इतनी नॉर्मल सी बात है फिर भी नहीं हो रही है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथक्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम है यास्मिन किडवई। ये एक फ़िलासफ़र भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इनका काम सोशल समाज में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ये फॉर्मल म्यूनसिपल काउंसलर भी रहे हैं। आज की तारीख में अगर हमें देखा जाए कि कोई नोबल काम कर रहे हों तो यास्मिन किडवई जी का नाम ज़रूर लिया जाता है। तो ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा यास्मिन किडवई जी का। थैंक यू मैम, आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। फॉर लाइक इट्स अ ऑनर टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट। Okay. But I must clarify, I'm not a philosopher by any stretch of imagination. Actually, it has been like but the work you have done inevitably has proved to be. I am sure that in future your work will definitely define it not at all, in the form of philosophy. Not at all. But I am really happy that you are there in our podcast. तो हम ये पॉडकास्ट की शुरुआत इस तरह करेंगे कि आपका योगदान जो इतने समय से रहा है पॉलिटिक्स को लेके, जो आपने समाज काम किए हैं, आपका बेसिकली इंटेंशन इस लाइन में आने का कैसे क्या रहा? पॉलिटिक्स में मेरे आने का मकसद ये था कि हम अक्सर बाहर से चीज़ों पे टिप्पणी करते हैं एंड हम सबके पास एक ओपिनियन होता है कि ये गलत है और ये सही है। और मुझे लगा कि ये एक मौका है कि जो हम जैसे लोग हैं, जो हमारी सोच है, हम सिर्फ बाहर से क्रिटिसाइज़ ना करते हुए एक्चुअली ग्राउंड पे जाके काम करें। उससे एक तो चीज़ें असली में कैसी होती हैं उनको समझने का भी मौका मिलेगा और एक्चुअली कुछ एक डिफरेंस करने का भी मौका मिलेगा। सिर्फ हम बाहर से एक ओपिनियंस ना देते रहें। सो हमारे ऑडियंस को ज़रूर ये जानना रहेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा, आप इस सोच के साथ जो काम कर रहे हैं उसके पीछे की जो नीयत है जो आपके अंदर है वो कैसे आई है? आप अगर थोड़ा सा बताएं। मैंने कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में करी एंड उसके बाद मैंने जर्नलिज्म और फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करी एंड मैंने जो अपने करियर की शुरुआत करी एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर करी। एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो उनका एक मकसद रहता है इज़ टू काइंड ऑफ शो रियलिटी एज इट इज़। एंड मुझे लगा आई वॉज क्वाइट ड्रॉन टू स्टोरीज ऑफ चेंज, स्टोरीज ऑफ डेवलपमेंट, स्टोरीज ऑफ पीपल मेकिंग अ डिफरेंस। And that's how it started. And I genuinely believe कि people, not only are people's stories the most interesting
the most interesting truths come out of people's own stories, and I feel that what we see as ordinary people are capable of making the greatest changes. Sure. Yeah. So actually what I've realized while doing some research, so पता ये चला कि you are a cat grandmother and Swifty is like there is something which I did not understand. I would wish to understand, and you have worked with NDTV also. Yeah. And even you have been in the journey of filmmaking, wherein you were the assistant director with Simi Garewal जी. while working. So आप थोड़ा बताएं कि क्योंकि ये बहुत ही comprehensive work profile है. It's not a work profile, frankly. As in, ये आप एक पोस्ट की बात कर रहे हैं हाँ जो जी. मैंने recently share करी थी, and it was basically just a fun post that a lot of things that people don't know about me, Yeah, right. and it is not a comprehensive take on my journey or my work at all. एक्चुअली इट सीम्स कि आपका बहुत ही वैरायटी है काम को लेके, और आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे पहलू हैं. उस हिसाब से ही मैं पूछ रहा था कि क्या आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. मैं अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ? इफ समबडी आस्क यू हु इज यास्मीन, तो ये तो बहुत एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है ना, और इसका आंसर तो आई थिंक दुनिया में सब लोग ढूंढ रहे हैं कि हु दे आर, एंड आई थिंक मैं भी ढूंढ रही हूँ who I am. So till now, whatever you have figured out, अगर आप बताना चाहें कि I think life is a journey, and जब तक आप हैं इसमें, जब तक आप खुशकिस्मत हैं कि आप ये आप जिंदा हैं, आप जी रहे हैं, सो यू फ्रॉम योर पार्ट कैन ओनली बी ऑन दिस जर्नी. जब फुल स्टॉप लग जाएगा तो लग जाएगा, बट अपनी तरफ से तो आप बस काम ही कर्म, जो कहते हैं ना कि आप तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं. तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, और मेरे जो इंटरेस्ट्स जो आपने बोले, मुझे उनमें कुछ ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन लगता नहीं है. बाहर से लोगों को देखने में लगता है कि ये बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि इसमें कॉमन फैक्टर तो मैं हूँ. तो मैं तो सेम ही हूँ, चाहे मैं फिल्म मेकिंग कर रही हूँ, या मैं पॉलिटिक्स में कुछ कर रही हूँ, या मैं कल्चर में कुछ कर रही हूँ. आई एम द सेम पर्सन. तो अगर पर्पस ऑफ लाइफ की बात करें कि बहुत लोग बहुत समय तक ये जान नहीं पाते हैं कि उनके जीवन का मकसद क्या है. So as in, have you been able to figure it out? No, not at all. That's what I'm saying. कि जब तक मुझे लगता है कि ये ऐसा कोई एक बिंदु नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है कि मैं इस नतीजे पे आ गई हूँ कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है. जैसे जैसे आप लाइक आई एम सेइंग, जैसे आप कर्म करते हैं, आप एक स्टेप लेते हैं, तभी आपको दूसरी स्टेप पता चलेगी कि क्या है. तो ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे मुझे आके लगता है कि ये बस हो गया और मैं यहाँ पे आ गई और मैं इसी के पीछे भाग रही थी. मेरे लिए ऐसा नहीं है. सो मेरी लाइफ का पर्पस आज कुछ और हो सकता है और कल कुछ और हो सकता है, एंड दैट्स आई थिंक इसी को कहते हैं ना कि आप लाइफ के साथ आप भी इवॉल्व होते रहते हैं. Right. आज एक्चुअली देखा जाए तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम में भी आप इन्वॉल्व रहे हैं. अभी रिसेंटली आप कह रहे थे कि आप गया गए थे एंड यू वर इनटू द रोड शोज. सो उसका उद्देश्य क्या है? Yeah, I was not into road shows. I was helping to organize the Vota Nyay Yatra. Okay. And वोट चोरी के बारे में तो अब सबने इस देश में सुन लिया है कि क्या हो रहा है. इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, कैसे वोट गायब हो रहे हैं, कैसे वोट ऐड हो रहे हैं. तो ये एक मुहिम था बिहार में, क्योंकि SIR की वजह से काफ़ी आई थिंक 65 लाख नाम काटे गए हैं. तो एक मुहिम था, एक जागरूकता पैदा करने के लिए, और मैं उसमें इन्वॉल्व थी. ऑर्गेनाइजेशन में मेरा रोल था, एंड आई फील क्वाइट प्राउड दैट आई गॉट अ चांस टू डू समथिंग लाइक दैट. सो उसमें मैं देख रहा था कि यू हैव फाउंड सम विजडम इन सम कॉफी शॉप इन गया, ऐसा कुछ आपने बताया. तो ऐसा कुछ आप मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट्स को रेफर कर रहे हैं, एंड इंस्टाग्राम इज अ लाइट मीडियम, सो गया एक ऐसी जगह है, सबने सुना है गया के बारे में, उसकी एसोसिएशन लॉर्ड बुद्धा के साथ सुनी हुई है. एंड मैं बस एक छोटे से कैफ़े में बैठी थी, एंड उसमें उस कैफ़े की दीवार पे एक कोट लिखा था कि हैप्पीनेस इज़ नॉट व्हाट यू डू, और इज़ नॉट व्हाट यू हैव, और व्हाट यू डू, इट्स व्हाट यू थिंक. एंड आई क्वाइट रेजोनेटेड विद दैट, बिकॉज जो मैंने पोस्ट में लिखा था कि हम अक्सर परेशान हो जाते हैं अपनी डिसीजंस लेके, और हम रिग्रेट करते हैं
और अपनी गलतियों को लेके अपने आप पे बहुत हार्ड होते हैं। एंड मुझे ऐसे हम घंटों घंटों रोड पे ट्रैवल करते थे, तो मुझे ख्याल आया कि कोई जानबूझ के कोई गलत डिसीजन नहीं लेता है। कोई ये नहीं सोचता कि चलो आज मैं कोई गलत डिसीजन लूँगा अपनी लाइफ के बारे में। आप वो डिसीजन लेते हैं जो उस वक्त आपकी सर्कमस्टेंसेस, आपके जो सिचुएशन होती है उसमें आपको लगता है कि वो बेस्ट डिसीजन है। तो बस दैट्स व्हाट आई रोट। सो व्हाट हैज़ बीन योर टर्निंग मोमेंट ऑफ लाइफ? आपने अपनी जर्नी, इतनी लंबी जर्नी जो जी है, उसमें आप कोई लंबी जर्नी है अभी, क्योंकि आपके काम को देख के ऐसा फील होता है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो आप अगर बताना चाहें कि इस मोमेंट से आपका लाइफ टर्न हुआ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और मे बी योर परसेप्शन स्टार्ट चेंजिंग टुवर्ड्स लाइफ। मैंने आपको कहा ना कि ऐसा कोई बिंदु नहीं होता है, बहुत चीज़ें लाइफ में होती हैं जिससे जो आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देती हैं, आपको नेक्स्ट स्टेप जो आप लेते हैं। तो बहुत चीज़ें हुई हैं। आई डोंट नो, मे बी स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एक स्टेप रहा होगा। बॉम्बे में जाके मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में फिल्म मेकिंग करना, बॉम्बे में रहते हुए बहुत मुश्किल दौर में रहना, क्योंकि उस टाइम ना पैसे होते थे ना रहने की जगह थी। तो जो एक शुरू में करियर में सबका स्ट्रगल होता है वो एक हो सकता है। बिकमिंग अ मदर हो सकता है, एंटरिंग पॉलिटिक्स हो सकता है। देयर सो मेनी पॉइंट्स। सो अभी रिसेंटली हमने एक कल्चरल प्रॉपर्टी क्रिएट करी, द सूफी हेरिटेज फेस्टिवल, which मुझे लगता है इट्स अ कमिंग टुगेदर ऑफ एवरीथिंग दैट आई स्टैंड फॉर। मे बी वो हो सकता है। सो आई रियली डोंट नो कि व्हाट इज अ टर्निंग पॉइंट लाइक दैट। सो इफ सूफी हेरिटेज वाले फाउंडेशन में जैसे आप जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक हैज समथिंग टू डू विथ योर पर्सनैलिटी। डू यू लाइक म्यूजिक अ लॉट? I enjoy music. I enjoy all things culture. So music is of course, but Sufism is not just about music. It's about a lot of things. And the project that the Sufi project that I'm associated with is exactly that, a coming together of a way of thinking, of a way of doing, and a way of living. Yeah. So आपकी लाइफ का 3 मैजिकल मोमेंट्स अगर कोई पूछे कि ये जीवन के 3 मैजिकल मोमेंट्स हैं, तो आप बता पाएंगे? As in, या फिर 1 या 2 ऐसी कोई चीज जो आपने I think magical moment would be having my 2 boys. That's and bring उनका बचपन मुझे बहुत मैजिकल लगता है। मुझे अपने बच्चों की हर चीज़ मैजिकल लगती है एक्चुअली। मैंने जो अपना फर्स्ट कल्चरल फेस्टिवल क्यूरेट किया था, वो एक जगह है मध्य प्रदेश में, ओरछा। एंड ओरछा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड आई थिंक। एंड आई थिंक बहुत कम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में उसके बारे में। सो वो फेस्टिवल क्रिएट करना मेरे लिए बहुत मैजिकल मोमेंट, जब वो सब हो गया एंड इट हैपेंड। To be able to create the Sufi Heritage Festival from nothing, and getting like-minded people to create it with me, to co-create it with me, that has been a very magical experience for me. तो आप इतने टाइम से दिल्ली रह रहे हैं, तो आज की तारीख में दिल्ली में मेजर प्रॉब्लम्स आप क्या देखते हैं? दिल्ली में मेजर प्रॉब्लम्स, अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट और उसके तरफ से बात करें, तो आई थिंक दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बहुत गड़बड़ा गया। तभी आप देखते हैं कि बारिशों में पानी जो इतना भर जाता है। दिल्ली में आई फील हमारे सीवर सिस्टम बहुत ख़राब हो चुके हैं दिल्ली के। दैट दोज नीड टू बी फिक्स। दिल्ली में मुझे एक प्रॉब्लम जो लगती है, जो रिच कॉलोनीज़ हैं, उन्होंने अपने घर के आगे जो बढ़ा के रोड्स पे इंक्रोच कर दिया। दैट इज़ आई थिंक अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इंक्रोचमेंट। या सो इंक्रोचमेंट। एंड जो दिल्ली की these are very seasonal problems, so लोग इस पर ध्यान नहीं देते। Then the other problem which is again considered seasonal and which I think उस पर कुछ काम जद्दोजहद से नहीं हो रहा है, बहुत सीरियसली भी नहीं हो रहा है, is the problem of pollution। अभी सीजन चेंज होगा and again now Delhiites have just accepted it that we have to live with this pollution। दिल्ली का जो बेस्ट वेदर है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, वो हम पोल्यूशन में खो देते हैं। बिकॉज दिल्ली की सर्दियाँ तो मतलब एक it's not really famous, it's something to be savored and enjoyed, but
उस टाइम पे सब लोग बीमार हो जाते हैं, कोई बाहर नहीं निकल सकता, आप सीजन को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स डेंजरस द काइंड ऑफ इफेक्ट्स पोल्यूशन इज हैविंग ऑन दिल्लीइट्स। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे अदरवाइज देयर इज नो प्लेस लाइक दिल्ली, इवन अ प्लेस विद सो मच हिस्ट्री, हेरिटेज, यू नो, एट द सेम टाइम इतनी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और बहुत ही वेलकमिंग सिटी है, आपको कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी सिटी लाइक दिल्ली। ऑफ कोर्स। सो यास्मीन जी, यू बीइंग द वुमेन इंस्पिरेशनल पर्सन, क्योंकि आप इतने टाइम से बीइंग अ वुमेन सब कुछ बैलेंस करके लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, फैमिली भी है एंड प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके और वुमेन को जो इंडिया में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उसको लेके आप क्या कहेंगे कि कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो एज अ वुमेन बहुत दुखद है कि ये प्रॉब्लम अभी भी इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्जिस्ट करती है इंडिया में? यू नो, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम वुमेन की नहीं है, प्रॉब्लम मेन की है, प्रॉब्लम मेन की थिंकिंग की है। प्रॉब्लम है कि मेन, ज़्यादातर मेन, लेट मी नॉट जनरलाइज, मुझे जनरलाइज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एंड आई फील जो मेन की पॉपुलेशन है वो उसी पेट्रियार्कल सिस्टम में फंसी हुई है, एंड नॉट ओनली सोसाइटी इवॉल्विंग बट वुमेन आर इवॉल्विंग, बट द मेन आर नॉट बीइंग एबल टू कीप अप। सो आई डोंट थिंक विमेन को तो झेलना पड़ रहा है, प्रॉब्लम विमेन की कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे कि विमेन लेस एजुकेटेड है, आप कहेंगे कि विमेन लेस इंटेलिजेंट है, आप क्या कहेंगे कि विमेन लेस फिजिकली स्ट्रांग, ये सब चीज़ें गलत प्रूव हो चुकी हैं। सो प्रॉब्लम कहाँ है? आई थिंक द प्रॉब्लम इज with few men and the systems which continue, you know, to which continue the whole notion of जिसको हम patriarchy कहते हैं या misogyny कहते हैं. I think these are the problems, and unfortunately ये कोई चुटकी बजाते हुए नहीं जाएगा. I think it will take a lot of work, and it has to be like, you know, trickled from top down. लाइक मुझे ये स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. बेटी को क्यों बचाना है? यू नो, आप इससे अच्छा स्लोगन बनाइए कि बेटों को समझाओ, यू नो, बेटों को समझाओ, बेटों को पढ़ाओ. पढ़ाई लिखाई क्या होती है? पढ़ाई लिखाई आपका दिमाग खुलना चाहिए. आप जाके वहाँ जाके रट के आप 10 क्लास पास करना इज नॉट पढ़ाई. सो ये स्लोगन है कि बेटी को बचाने की जरूरत है इज आई थिंक रॉन्ग. बेटियां बचा लेंगी अपने आप को, आप बेटों पे ध्यान दे दीजिए. यू नो, सो आई फील एज मैं तो मुझे लगता है ये सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है. यू नो, कि आप अपने बच्चों को कैसे ब्रिंग अप कर रहे हैं, आप क्या मैसेजिंग दे रहे हैं. एंड यू नो, हस्बैंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फादर्स रादर, कि वो अपनी वाइफ्स को अपने बच्चों के सामने कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज वही मैसेजिंग जाती है. सो द चेंज हैज़ टू कम एट ऑल लेवल्स. एक कोई चुटकी भर की चेंज है. मुझे बहुत मतलब आई फील ऑफेंडेड एंड आई फील वेरी एंग्री. आई थिंक दैट्स angry is probably disappointed and offended कि आप एक दिन आपको ज़रूरत है अभी भी कि आप Women's Day सेलिब्रेट करें. That's half the population. आप क्या बात कर रहे हो कि किसको, मतलब आप कोई endangered species को सेलिब्रेट कर रहे हो कि everybody is celebrating Women's Day. What does it mean? आप योगा डे सेलिब्रेट करो. I understand that means that, you know, okay, it's something जिसको attention चाहिए. Women are an equal part of the of your population. Definitely. What does Women's Day mean? I think it's shameful that we talk about it like that. Right. Yeah. So women को पॉलिटिक्स में देखा जाए तो बहुत कम पार्टिसिपेशन हो पाता है. तो उसका कारण आप क्या समझते हैं? See, women का पॉलिटिक्स में कम पार्टिसिपेट होना की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं. First is of course the lack of opportunities and the lack of space. And space से मेरा मतलब बहुत physical space and you know, एक space उनके आने के लिए प्रिपेयर करी जाए, वो दोनों ही लैकिंग है. आप देखिए जब राजीव गांधी जी 33rd 34th अमेंडमेंट लेकर आए थे, जिससे कि पंचायती राज में विमेन के लिए रिजर्वेशन आया था और फिर अर्बन बॉडीज़ में विमेन के लिए रिजर्वेशन आया था. उससे पहले सब कहते थे कि सिर्फ सरपंच पति आएंगे, यू नो, विमेन को कोई पावर नहीं मिलेगा. और मैंने एंड हो सकता है शुरू में आप जब आप कोई चीज़ लाइक रिजर्वेशन लाए कि पहले बट कि सरपंच पति आए एंड द मेन ट्राई टू डोमिनेट. बट आप एक महिला को 5 साल उस पद पे बिठा के वो साइन करते रहेगी, किसी दिन तो वो पूछेगी ना मैं क्या कर रही हूँ. Of course. And it does
मेक अ डिफरेंस। एंड दूसरा मुझे लगता है, तो आई थिंक रिजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट इनिशियली। दूसरा मुझे लगता है रिजर्वेशन टोकन रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए कि अच्छा 5 साल के लिए दे दिया, उसके बाद आपने सीट चेंज कर दी, फिर उसके फिर व्हाट डज दैट वुमन डू, बिकॉज पॉलिटिक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड कमिटमेंट। The other thing I also feel is that obviously women need, and it needs to start not just with a reservation but political parties need to create that Right. space, and वो सब कर सकते हैं अपने लेवल पे। वो that's a thinking change करने की बात है, but it is a male dominated field Right. like many other fields, so it's not कि पॉलिटिक्स में ही एक्सेप्शन है या फिल्म में। आई थिंक इन ऑल फील्ड्स वुमेन हैव टू स्ट्रगल टुगेदर, एंड दैट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सो जैसा आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो ध्यान मुस्लिम बच्चों को भी देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जो वो अगर देखा जाए तो एजुकेशन को लेके उतनी जागरूकता वहाँ पे है नहीं उस दिशा में। हम नहीं देखते कि ज़्यादा लोग पढ़ाई पे इतना ध्यान दे रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं और वो ही रूट कॉज है, तो आपके हिसाब से इस चीज़ को कैसे एड्रेस कर सकते हैं? आप स्पेसिफिकली मुझसे मुस्लिम बच्चों के बारे में? नहीं, मैं ओवरऑल जनरल भी पूछ रहा हूँ। जनरल भी बात है ये कि ओवरऑल ये प्रॉब्लम तो है ही, जैसा आपने कहा कि बच्चों को समझाना चाहिए इन टर्म्स, बॉयज़ को समझाना चाहिए, तो वो ज़रूरी है, वो उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। तो एजुकेशन सिस्टम में आप क्या प्रॉब्लम देखते हैं कि ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है? और स्पेशली एजुकेशन सिस्टम में दैट्स व्हाट उसमें आपको उस वक्त भी ये कह रही थी कि एजुकेशन सिस्टम में आप क्या पढ़ाते हैं? आप बच्चों को आप लिटरेट बना रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और अब तो हम कॉन्स्टेंटली हिस्ट्री के ऊपर लड़ रहे हैं। आई मीन उससे अच्छा तो आई थिंक इट इज़ इम्पेरेटिव एंड इसेंशियल कि आप बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाएं। लाइक मैं एक कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, और हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जिसमें हम बहुत बोर होते थे, it was moral science, and we used to get so bored, but that was very important. Twice a week को moral science का सेशन क्लास होती ही थी। But honestly now when I look back, there are so many things. I remember a simple lesson in one class कि जब भी कुछ नीचे गिरे उसको उसी टाइम उठा लो। True. And if you just apply this one thing in your life कि आपसे कुछ गिरा आप उसको उठा लीजिए, it teaches you, it is such an important lesson. आपने कुछ गिराया है, you take responsibility, you clean up your mess, you bend down and pick it up. That's so small things. So I think things like moral science, life skills, these are important things which to be taught in the education system, which is rather unfortunate that all we are doing right now is fighting over the right and wrong of our history and our history books and what is happening, and I think that's inconsequential. हम आगे कैसे बढ़ेंगे? Children should be recommended. आप स्कूल में हैं, books should be recommended. There should be an encouragement of reading beyond the school system. एक love of literature और लेखक और films, ये सब I think बच्चों को इसको expose करना चाहिए, इससे mind खुलता है। Right. दूसरे cultures के बारे में आपको समझना चाहिए, because आप less judgmental होते हैं। And these I think are important things which everybody should have. Yeah. So इतने टाइम से आप इंडिया में रह रहे हैं, तो एनीथिंग विच इज़ लाइक वेरी पेनफुल फॉर यू, जो आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत जल्दी ही ठीक हो जानी चाहिए थी लेकिन आज तक ठीक हो नहीं पाई, और you have the solution in your mind, but it is so simple also to be taken care of, but still it is not being addressed and not solved. ऐसी कोई चीज़ है जो एक प्रॉब्लम जो आपको लगती है कि इंडिया में है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व होनी ही चाहिए और इतनी नॉर्मल सी बात है फिर भी नहीं हो रही है? नहीं, इंडिया में मुझे लगता है मैं अभी बिहार से आ रही हूँ, जैसे आपने कहा, एंड मुझे लगता है बिहार हमसे अभी इतना पीछे है, रेस्ट ऑफ इंडिया से ही इतना पीछे है। एंड व्हाट इज़ नीडेड, यू नीड सिस्टम्स इन प्लेस जहाँ आप सबको साथ
लेके चलें। मुझे लगता है डेवलपमेंट साइलों में नहीं हो सकती कि 4 लोगों के लिए डेवलपमेंट होएगी और बाकी 96 लोगों के लिए नहीं होगी। तो आप एंड वी हैव इनफ स्कीम्स, वी नीड पॉलिटिकल विल टू इम्प्लीमेंट देम। आप फ्री राशन बांट रहे हैं, आप वो मत बांटिए, आप अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए, आप अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन क्रिएट करिए। सो it needs an overhaul more than anything. I think it needs political will, it needs bureaucratic will, and if these things work together, आप, मैं कभी सोचती हूँ कि हम इतने साल why did we were taught in school unity and diversity, मतलब समझ में नहीं आता था कि what is this unity and diversity, but that was what the foundation of our country was based on. And I'm now looking back, when I see how much hatred has come into the system, I now look back that it was not just in textbooks, it was what the government was talking, it was a messaging being percolated down, which is why that we thought that is what it is. That is why you even today, what is the best thing about India? It is its diversity. Right. आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखिए, आप इन मणिपुर से महाराष्ट्र तक देखिए, मतलब इतनी डाइवर्सिटी in terms of the land, the culture, the language, the food, the terrain, हर क्या कहते हैं, हर मेरे ख्याल में हर 16 किलोमीटर में तो लैंग्वेज, आपका डायलेक्ट बदल जाता है एक्चुअली। तो ये ऐसी कंट्री है कहाँ कहीं। एंड सो हमारी बेस्ट वैल्यू, जो हमारी बेस्ट क्वालिटी या जो भी कहेंगे, वो हमारी डाइवर्सिटी ही है। तो एंड उसको for us to realize it and cherish it बहुत साल लगे थे. So I feel bad that is what is kind of this is has been eroded or is being eroded, and I feel we what it takes away is आप celebrate करते हैं diversity. अब आप सब लोग सब अपने कोने में बैठ जाएंगे, नहीं ये मेरा है, ये बुरा है, वो ये खराब है, तो it just leads to a lot of sadness, मतलब the whole कहते हैं पूरा माहौल ही खराब हो जाता है. So that's something which I feel very bad about. Right. So यास्मीन जी, जैसे अगर जर्नलिज्म की बात करें, आज की तारीख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतना आगे बढ़ चुका है, सब लोग अपने हिसाब से न्यूज़ फ्लोट करते हैं, तो ऑनेस्ट जर्नलिज्म का इतना पता नहीं चलता. तो आपके हिसाब से जर्नलिज्म में क्या प्रॉब्लम है आज, कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? इंटेग्रिटी. And integrity is something जो each person is responsible for his own integrity. मैं आपको नहीं बता सकती कि आपका moral compass क्या होना चाहिए, वो each person to his own ही है. And I think everybody knows what is right and what is wrong, and what they are saying lies and what everybody knows. But government को कैसे steps लेने चाहिए कि जर्नलिज्म की जो रियल ब्यूटी है वो बरकरार रहे? और गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लेने थे उन्होंने ले लिए हैं. आई थिंक अब तो जर्नलिस्ट को स्टेप लेने चाहिए. तो बेसिकली आई वाज रेफरिंग टू द ऑडिट सिस्टम, कि क्या कोई ऑडिट सिस्टम होना चाहिए जो गवर्नमेंट पुश करे कि इसके बियॉन्ड, कि एक यार्ड स्टिक है कि इन चीजों को फॉलो करना है और इसके ताकि ऑनेस्टी रहे. ऑफ कोर्स. Again, I'm saying, even if there is a yardstick, you have a censor board, you have there are yardsticks in all professions, and the government also has a policy for that. But within the realm of those, within the realm of right and wrong, like I'm saying, there is a moral compass. How you present a story. मुझे याद है जब कोविड के टाइम एक स्टोरी आई थी, which was one of the most unfortunate stories is that ये कुछ जमाती बंद हो गए थे निज़ामुद्दीन की एक तबलीगी जमात में, and they couldn't travel because lockdown हो गया. I remember, yes. So it was not their fault that they can't travel, but उस स्टोरी को इतनी नेगेटिव वे में I remember the channels were showing such ridiculous stuff कि वो देखिए वो जा रहे हैं, वो रोड पे थूक रहे हैं जानबूझ के कोविड फैलाने. ऐसा कुछ भी नहीं है था, और वो प्रूव हो गया, अभी आ गई है वो स्टोरी उसकी. बट उस वक्त आप पूरी वर्ल्ड एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम के साथ डील कर रही है जो कि है कोविड. एंड मुझे लगा था ये प्रॉब्लम ने पूरी, मतलब इट्स हिट द होल वर्ल्ड, इट्स नॉट जस्ट आवर प्रॉब्लम और देयर प्रॉब्लम.
अब आपको पता नहीं है ये क्या बीमारी है, आपको कुछ नहीं पता इसकी क्या सोल्यूशन, देयर इज नो वैक्सीन, आप एक लॉकडाउन में हो और आप फोकस कर रहे हो कि एक झूठी खबर पे कि ये लोग जो जमाती हैं वो कोविड थूक के फैला रहे हैं. आई थॉट दैट वाज द lowest type of journalism that one went to. So I mean it was, I don't know, it was so low and dirty, and I don't even know what to comment on that anymore. I think that was the lowest point. आपको लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि जहाँ पे अगर कोई झूठी खबर फैलाई जाए या कोई ऐसी बात फैलाई जाए, फैक्ट चेकर्स तो हैं, वो गवर्नमेंट के पास भी हैं, अब तक कितने इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स भी हैं, वो तो करते ही रहते हैं. बट अब आप जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया का इतना पावर, इतनी रीच हो गई है कि बाय द टाइम यू कंट्रोल्ड इट, इट्स ऑलरेडी आउट. राइट. So like I think the best solution is that people need to have their own moral compass and know what they're doing right and wrong. But then but of course there is the moment I think fact checks should be done quicker. They should the thing should be that then you ban it or you take action or whatever, but that should not be taken, should not be a tool or to control people who are actually trying to do some good work. Right. So it's like I said, everybody knows what is right and what is wrong. True. So basically अगर पावर और ऑटोक्रेसी की बात की जाए तो ऐसा लगता है आपको कि पावर और अथॉरिटी का बहुत टाइम तक मिसयूज हो जाता है, एक समय तक अगर पावर में कोई पहुंच जाते हैं तो वो तो होता ही है. लाइक अगर एब्सोल्यूट पावर डज लीड टू एब्सोल्यूट corruption and there is no answerability. So yes, checks and balances need to be in the system. Political scenario में इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग, विद इन द गवर्नमेंट में क्या है, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो, इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो, आपकी इलेक्शन कमीशन है, आपकी जुडिशरी, ये सब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. और उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपके चेक्स एंड बैलेंसेज. सी डिबेट इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ नॉट ओनली अ होम बट डेफिनेटली अ डेमोक्रेसी, एंड वी नीड exchange of ideas is important, but yes, checks and balances should be there from all sides. Absolute power does lead to absolute corruption. क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जब कोई भी पोजीशन प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद जो नीचे के लोग होते हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता, तो जो पावर में आ जाते हैं वो एक ऑटोक्रेटिक मोड में आ जाते हैं. हाँ, that's true. So that is a difficult situation. And we are seeing that. We are seeing that, and in whichever country the head of the government has acquired absolute power, you can see what it leads to in that. And we've seen examples from you talk about Iraq, you talk about Iran, from you talk about Palestine now. The examples are all over. Because it is very difficult, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एक बहुत ही वैलिड बात बोली जाती है तो भी उसको दबाया जाता है, और पार्लियामेंट में जब भी कॉन्वर्सेशंस होते हैं वो प्रॉपर डिबेट नहीं रहती है, तो इन्फॉर्म डिबेट नहीं रहती है, वो फिर हल्ला होने लग जाता है. तो ये एक मुश्किल चीज़ हो जाती है, फिर वो बंद हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और फिर वो डिस्कशन का मैटर बनता ही नहीं है. Like I said, discussion is an important part of any democracy. And the parliament is that space जहाँ पे ये हो सकता है. तो राहुल गांधी जी एज ए लीडर आपकी क्या राय है उनके बारे में, क्योंकि आप उनके साथ भी ओवरऑल काम कर चुके हैं, एंड यू हैव अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सो एज अ लीडर हाउ डू यू सी हिम? See, Rahul Gandhi is a leader who I think works well, not only on the level of policy, because his ideas are I mean, he was the first to tell the country not only about COVID, about the threat from China, about the unemployment figures, about GST, and you see in retrospect all the things that he says, people are realizing that they were right. Unfortunately, this crores and crores of money was spent in building this image of him. And the word thrown around was Pappu, and I think the first Bharat Jodo Yatra that he did, which the media completely blanked out, showed not only his purity of intention, but that I think it showed the world his sincerity and what kind of a leader he is. Was very clear, a very compassionate, a very empathetic person, and that translates into him being a similar kind of leader.
So what is your advice for the kids, because nowadays kids are very distracted and they are also into social media a lot. तो वो जो अपना लाइफ का पर्पस है उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो आपकी एडवाइस किड्स को लेके क्या रहेगी? मेरी एडवाइस किड्स को लेके सेम रहेगी जो बड़े लोगों को लेके रहेगी, कि आपको बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ नहीं कह सकते, प्रीच कर सकते जो आप खुद प्रैक्टिस ना करें. सो इफ़ यू वांट योर किड्स टू बी लेस ऑन सोशल मीडिया, आई थिंक यू हैव टू बी लेस ऑन सोशल मीडिया. इफ़ यू वांट योर किड्स टू बी healthy, you have to be healthy. If you want your kids to exercise, you have to exercise. It's the same advice. So what has been the biggest learning you had all your life? अगर दो चीज़ें आपसे पूछी जाएं कि दो चीज़ें आपने बहुत गहराई से सीखी है, तो वो दो चीज़ें क्या होंगी अपने जर्नी में? I think what I've learned is that the only thing constant in life is change. Right. That's the only thing that you can count on. The things will change. Nothing will always remain the same. And I think that's one of the biggest learning. And the second learning, I think I would say, is that I think most people are nice people. And nobody. I think the people are generally kind to each other. Right. And if you start believing that, then you see more of the kindness. So do you have any moment to relive which has happened in past you want to relive again? Is there any moment in your life? Do I want to relive? No. No, not really. And what are your future plans? Well, I mean, I am working on the Sufi Heritage Project, which is a big project that we've undertaken. And that is in the realm of culture. It brings together a lot of elements of Sufism, and that's I'm working on. I have the podcast, which is called A Delhi Love, which is something that I'm working on. And besides that, of course, culturally we work on a lot of different things. So अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था टू रिमूव ऑल दी स्ट्रे डॉग्स, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, एंड आई थिंक इट वाज not taking everything, the issue in its entirety, because a very complicated issue. स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन इतनी क्यों बढ़ गई है, उस पे जो लोग जो उनको खाना खिलाते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, देयर आर मेनी, एंड it divided, kind of looked at things like dog lovers and non-dog lovers. It's not as simple. There were a lot of people who had been bitten by dogs and their concerns are very valid. But at the same time, picking up all these dogs and putting them in a shelter which is not even ready, was not the solution. So again, like most things in life, in society, you need to think it through. Definitely. What is the cause of the problem? आप पहले तो cause identify करिए, फिर step by step एक solution करिए. अभी सारे दिल्ली के कुत्ते उठाकर कहाँ डाल दोगे? जहाँ shelter है, कौन उठाएगा? The basic thing मुझे हंसी आ रही थी कि who will come and pick up the dogs? As per the order, इनके पास लोग ही नहीं है, trained भी नहीं है. हाँ, so they don't even have the manpower to do that. Actually. So to just pass a judgment like that, I think, and it's good. And then civil society came together, and that's the judgment was withdrawn, and I hope a proper solution can be found which takes both both the issues into cognizance. थैंक यू यास्मीन जी, आपने इतना टाइम दिया. और हमारा जो पॉडकास्ट का नाम है वो युद्ध क्वेक है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन. सो आई पर्सनली बिलीव दैट डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन. और आप एक उदाहरण है कि आपने अपनी लाइफ को इतने डिसिप्लिन से जिया है, एंड यू आर एन एपिटोम ऑफ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन ऑल्सो. थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू. योर नेम इज़ लाइक, इट मीन्स जैस्मिन फ्लावर. सो आप अपने खाम से बहुत खुशबू फैला रहे हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दैट, एंड ऑल द best for your life. Thank you so much. Thank you for having me.